आज हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 3 मूल अधिकार। तो मूल अधिकार जो मैंने ये पूरा अपना लेक्चर डिज़ाइन किया है, जो बनाया है, ये गहराई से पढ़ने के लिए बनाया है। पहले ध्यान दे लें कि जैसे यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम होता है उसमें और पीसीएस में और समीक्षा अधिकारी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो मूल अधिकारों से क्वेश्चन आते हैं वो अब काफ़ी गहरे क्वेश्चन आने लगे हैं। अब वनडे एग्ज़ाम के भी कई टेस्ट पेपर मैंने देखे, पिछली साल के यूपी के कई सारे पेपर मैंने देखे और उसके बाद मैंने देखा कि अब मूल अधिकारों के अंदर जाके भी क्वेश्चन पूछता है। पहले सिर्फ मूल अधिकारों के अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछता था कि अनुच्छेद 12 में क्या है, 13 में क्या है, 14 में क्या है, ऐसे 35 तक। तो हमने अपना जो क्लास डिज़ाइन किया है, जो हम पढ़ाएंगे वो थोड़ा डिटेल से होगा, गहराई से होगा। एक वीडियो में मूल अधिकार नहीं आ पाएंगे सब के सब, लेकिन हम इसे 2-3 वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा कहीं से पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए एक बात और भी है, पहले जो तरीका था एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का वो सिंपल हुआ करता था। धीरे धीरे परीक्षाएं टफ होती जा रही हैं, तो हमें भी अपना स्टैंडर्ड उठाना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो कहीं या लोकल कोचिंग में या कहीं आप पढ़ते हो, वहाँ जो टीचर होते हैं ना वो पहले से ही पढ़े हुए होते हैं, उनकी कुछ चीज़ें रटी हुई होती हैं, तो उन पर भी वो ज़्यादा फोकस करते हैं। आगे डिटेल से पढ़ने की वो पढ़ाने की कोशिश नहीं करते। इस वजह से क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है लोकल एरिया का, उसके पास वो नॉलेज नहीं हो पाती है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चों के पास होती है, तो वो परीक्षाओं में उनसे पिछड़ जाता है। तो अब चूँकि ऑनलाइन पढ़ते हैं हम, तो ऑनलाइन तो फिर किसी भी बेहतर टीचर से पढ़ा जा सकता है। तो जहाँ भी पढ़िए डिटेल से पढ़िए, और मैं भी डिटेल से ही पढ़ाने की कोशिश करूँगा जो भी मुझे आता है, जो भी मैंने सीखा है। लेकिन मूल अधिकारों से इतने सारे क्वेश्चन आते हैं तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो ठीक है, हम देखते हैं मूल अधिकार क्या है। संविधान का भाग 3 जो कि मूल अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद इसमें 12 से 35 तक हैं। इसी भाग को, संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये मैग्ना कार्टा क्या होता है? देखिए, मैग्ना कार्टा होता है एक अधिकार पत्र, ऐसा पेपर जिस पे आपको बहुत सारे अधिकार लिख के दे दिए जाएं, वो आपके लिए मैग्ना कार्टा हो जाएगा। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए वो अधिकार लिख के कहाँ दिए? वो अधिकार लिख के दिए हैं भाग 3 में। इसलिए हम संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संवैधानिक उपचार वाला, जैसे अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 से क्वेश्चन पूछा कि संविधान की आत्मा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा था। तो ऐसे कहे जाने वाले भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संविधान का मैग्ना कार्टा, संविधान का भाग 3 संविधान का मैग्ना कार्टा होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर और हम पढ़ते हैं मूल अधिकार क्या हैं, कैसे हैं और इनका संरक्षक कौन है और किसके खिलाफ मिलते हैं, किसको मिलते हैं। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने की जिज्ञासा होती है और एग्जामिनर को भी बच्चों से जानने की जिज्ञासा होती है कि वो स्टूडेंट से पूछे कि वो उसको ये बेसिक बातें पता हैं या केवल अनुच्छेद रट के ही वो आया हुआ है। तो हम देखते हैं कि मूल अधिकार क्या है। तो जो हमारे मूल अधिकार हैं वो ऐसे अधिकार हैं जो सभी अधिकारों में मूल हैं। जैसे आपको मानवाधिकार भी मिले हुए हैं, वैधानिक अधिकार भी मिले हुए हैं। वैधानिक अधिकार वो होते हैं जो विधि बनाकर मिलते हैं, किसी विधि के द्वारा हमको मिलते हैं वैधानिक अधिकार। लेकिन मूल अधिकार जो हैं, जो हमारी जड़ में है, मूल में, जिनकी आवश्यकता हमको है ही है। तो ऐसे अधिकार जिनकी आवश्यकता हमको पड़ती ही पड़ती है, या जो हमारे संविधान के मूल में है, या हमारे लिए इतने आवश्यक हैं कि उनके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता, तो उनको मूल अधिकार कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मूल अधिकार जरूरी क्यों है? भाई क्यों जरूरी है? संविधान में इतने सारे अनुच्छेद हैं, वैसे भी किसी का कोई उल्लंघन, मतलब किसी का कोई शोषण तो नहीं कर सकता। धारा IPC, CRPC इनके तहत प्रोटेक्शन दे देंगे, लेकिन यहाँ क्यों जरूरी है? तो संविधान निर्माताओं ने जो उसमें कहा कि किसी व्यक्ति के, कोई व्यक्ति है, उसके चहुमुखी विकास के लिए। चौमुखी विकास क्या होता है? मतलब चारों तरफ से उसका विकास हो, चौतरफा विकास हो। जैसे शारीरिक विकास हो, उसका मानसिक विकास हो, मनोवैज्ञानिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, सब तरीके का विकास हो, तो उसको कहते हैं चौमुखी विकास। तो किसके लिए? यही शब्द अगर आपके एग्जाम में
क्वेश्चन में आ जाए कि मूल अधिकार क्यों आवश्यक हैं और उसमें ये शब्द दिया हो कि मूल अधिकार व्यक्ति के चौमुखी विकास के लिए ज़रूरी हैं, तो इसलिए हम इनको पढ़ते भी हैं और संविधान में रखे गए हैं। तो क्यों आवश्यक हैं ये हमने जान लिया। अब भाई ये हैं कैसे, मैं आपको 2-3 शब्द रोज़ पढ़ाता हूँ। एक शब्द पढ़ाता हूँ न्यायोचित, एक शब्द पढ़ाता हूँ वाद योग्य, एक शब्द पढ़ाता हूँ परिवर्तनीय। इन तीनों शब्दों का मतलब एक ही होता है, लेकिन ये मैंने जैसे कि प्रस्तावना में आपको पढ़ाया था कि क्या प्रस्तावना न्यायोचित है, वाद योग्य है या परिवर्तनीय है। तो उसमें हमने देखा था कि जो प्रस्तावना होती है वो ना तो न्याय योग्य है ना तो वाद योग्य है, न्यायोचित भी नहीं और परिवर्तनीय भी नहीं। इसका मतलब ये होता है कि अगर प्रस्तावना में दिए हुए जो बातें हैं वो लागू नहीं हो पा रही हैं तो हम संविधान के अनुच्छेद 32 का सहारा लेके उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, न्यायपालिका के पास नहीं जा सकते। लेकिन मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम न्यायपालिका के पास जा सकते हैं, हम न्यायपालिका से ये गुहार लगा सकते हैं कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, हमें न्याय दो, तो न्यायोचित हैं। वाद योग्य है मतलब हम अपने मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर वाद कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं जिस व्यक्ति ने या जिस राज्य ने हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन किया। परिवर्तनीय का मतलब होता है इनको लागू करवाया जा सकता है। जैसे अभिव्यक्ति का अधिकार है, अगर हमें नहीं मिल रहा है, राज्य हमारे अभिव्यक्ति का अधिकार छीन रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा या हाई कोर्ट क्या करेगा, उसको लागू करवाएगा। तो परिवर्तनीय भी हैं, तो न्यायोचित भी हैं, वाद योग्य भी हैं और परिवर्तनीय भी है। इसीलिए मैंने तीनों के सामने टिक लगा दिया। तो मूल अधिकार न्यायोचित, वाद योग्य और परिवर्तनीय हैं। इनका संरक्षक कौन है? अभी हमने जो पिछला डिस्कशन किया इसी में ही इसका आंसर छुपा हुआ है कि अगर हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा तो हम कहाँ जाएंगे और किससे अपने अधिकार मांगेंगे? तो हम जाएंगे न्यायालय, और न्यायालय से जाके कहेंगे कि सर देखिए हमारे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, हमारे अधिकार दिलवाइए। तो न्यायालय हमें अधिकार दिलाएगा। इसीलिए मूल अधिकारों का संरक्षक किसको माना जाता है? न्यायालय को माना जाता है, न्यायपालिका को माना जाता है। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन हो गए? मूल अधिकार क्या हैं? जो मूल हैं, किस लिए? व्यक्ति के विकास, चौमुखी विकास के लिए न्यायोचित हैं, वाद योग्य हैं, परिवर्तनीय यहाँ है। न्यायालय, संरक्षक कौन है इसका? न्यायालय। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायालय है। दूसरी बात, मूल अधिकार मिले किसको हैं, मतलब किसको मिले हैं भाई, किसको मिलते हैं मूल अधिकार और किसके खिलाफ मिलते हैं? मूल अधिकार व्यक्ति को मिलते हैं। किसको मिलते हैं? व्यक्ति को। जैसे हम और आप व्यक्ति हो, ठीक है। व्यक्ति शब्द की मैं व्याख्या कर दूं तो व्यक्ति में पुरुष भी होता है और महिलाएं भी होती हैं, ठीक है। पुरुष और महिला ये लिंग का पर्यायवाची, लेकिन व्यक्ति में दोनों होते हैं। तो मूल अधिकार किसको मिलते हैं? व्यक्ति को मिलते हैं। किसके विरुद्ध मिलते हैं? तो ये राज्य के विरुद्ध मिलते हैं, राज्य के विरुद्ध। जो हमारा राज्य, मतलब अभी हम समझाएंगे, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी है, तब आपको ये शब्द समझ में आएगा कि राज्य होता क्या है। कौन हमारे अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो हम उसे राज्य मानेंगे, कौन करेगा तो उसे राज्य नहीं मानेंगे। तो ये राज्य के खिलाफ मिलते हैं। किसको मिलते हैं? व्यक्ति को मिलते हैं। क्या कोई मूल अधिकार ऐसा है जो निजी व्यक्ति के भी खिलाफ हमें मिले? हाँ है। जैसे अनुच्छेद 17 है, आपने पढ़ा होगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए, मतलब छुआछूत का निवारण करने के लिए अधिकार है। तो कोई अगर निजी व्यक्ति भी हमारे साथ छुआछूत करता है तो उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। मतलब कि सारे के सारे अधिकार लगभग राज्य के खिलाफ हैं, लेकिन 1-2 अधिकार ऐसे भी हैं जो व्यक्तियों के भी खिलाफ हमें मिले हैं। जैसे छुआछूत अगर हमसे राज्य करेगा तब भी हम अधिकार मांगने न्यायालय जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति करेगा छुआछूत तब भी हम अधिकार मांगने न्यायालय जा सकते हैं। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन हो गए? 1, 2, 3, 4-5 क्वेश्चन यहाँ से हमने हल कर लिए। अब हम देखते हैं मेन मुद्दे पे, अनुच्छेद 12, जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। आप पढ़ते रहते हो, राज्य ने ऐसा कहा, राज्य ने वैसा कहा, राज्य ने ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि राज्य है क्या, और वो ये भी पढ़ लेते हैं कि अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता, ये तो पता होना चाहिए। जब ये पता ही नहीं है तो हम कैसे मान लेंगे कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन किसने किया है? तो देखो, पहले तो बात देख लो साधारण, मूल अधिकारों से अलग हटके जो बात है कि राज्य किसे माना जाता है। और मूल अधिकारों के भाग 3 में राज्य के 3 स्तंभ होते हैं।
एक होता है विधायिका, विधायिका, एक होता है कार्यपालिका, एक होता है न्यायपालिका। तो अब ये 3 भाग हो गए राज्य के। और कार्यपालिका 2 तरीके की हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, अस्थाई जिसमें मंत्रिपरिषद आती है, और स्थायी जिसमें कर्मचारी जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। तो ये वैसे तो ये है राज्य, इसको हम राज्य कहेंगे। इसके तहत जितने भी लोग काम करेंगे वो राज्य हैं, इसके तहत जितने लोग काम करेंगे वो राज्य हैं, इसमें जो लोग काम करेंगे उनको हम राज्य बोलेंगे। लेकिन अनुच्छेद 12 के तहत संविधान में जो भाग 3 के लिए राज्य माना गया है उसमें इन 3 भागों में से एक भाग नहीं है। तो हमको देखना, इसीलिए एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, अगर आप गहराई से नहीं पढ़ोगे तो फिर क्वेश्चन गलत होगा। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या है? सिंपल सी बात है, वनडे एग्जाम में क्या पूछ लेगा, अनुच्छेद 12 में क्या है? तो राज्य की परिभाषा। परिभाषा अगर एग्जामिनर का मन करे कि चलो ठीक है इसके अंदर जाके देखते हैं कि बच्चे ने पढ़ाई की या नहीं की या डिटेल से पढ़ा नहीं, तो हम देखते हैं राज्य में क्या क्या आता है। तो हमारे यहाँ शासन 2 स्तर पे है, और ये जो मैं राज्य की परिभाषा बता रहा हूँ ये भाग 3 के लिए भी बता रहा हूँ। उसके बाद जब भाग 4 पढ़ाऊँगा नीति निर्देशक तत्व, तब उसके लिए बताऊँगा। तो यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय हो जाएंगे, ये डायग्राम मैं हमेशा बनाता हूँ। यहाँ पर मान लो ये किसी राज्य की विधानमंडल है तो यहाँ पे राज्यपाल हो जाएंगे ऊपर, और यहाँ पर हो जाएगी विधान परिषद मतलब उच्च सदन, यहाँ हो जाएगी विधानसभा। यही डायग्राम यहाँ अगर हम केंद्र में जाएंगे तो यहाँ राज्यसभा हो जाएगी ऊपर, नीचे हो जाएगी लोकसभा। अब राज्य क्या है? राज्य क्या है? देखिए, इस राज्यसभा में कुछ लोग ऐसे बैठेंगे और लोकसभा में जो कानून बनाएंगे, जो लोग कानून बनाने वाले होते हैं, जो लोग MP MLA जो MLA MP होते हैं, उन लोग जो यहाँ कानून बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, तो वो कानून बनाने वाले लोग कहलाते हैं विधायिका। समझ लो एक कॉन्सेप्ट को, जो कानून बनाते हैं वो कहलाते हैं विधायिका। यहाँ पर लोकसभा में एक मंत्रिपरिषद भी होती है। आपको ये भी कभी सोच दिमाग में आया होगा कि ये जो मंत्रिपरिषद वाला गोला है सर, ये आप नीचे ही क्यों बनाते हो, लोकसभा में ही क्यों बनाते हो, विधानसभा में ही क्यों बनाते हो, आप इसको ऊपर क्यों नहीं बना देते? जबकि मंत्री तो राज्यसभा से भी हो सकता है। मंत्री तो राज्यसभा से क्या, राज्यसभा के कहीं का भी व्यक्ति 6 महीने के लिए तो मंत्री बन सकता है बिना चुनाव लड़े। हमारे यहाँ ये भी प्रावधान है। चूँकि जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा या निचले सदन के प्रति जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है, इसलिए मैं इसको नीचे बनाता हूँ। तो यहाँ पे जो आपकी होगी मंत्रिपरिषद, तो जो मंत्रिपरिषद है वो मंत्रिपरिषद कहलाएगी कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या होता है? कार्यपालिका का काम विधायिका जो कानून बनाती है उसको लागू करने का काम होता है। कानून को लागू कौन करता है? कार्यपालिका। बनाती कौन है? विधायिका। ऐसा ही सेम सिस्टम राज्य में भी होता है। राज्य में भी कानून बनाने वाले लोग होते हैं जिनको विधायिका कहते हैं। उन्हीं में से कुछ लोग मंत्री होते हैं, उनको कार्यपालिका भी कहते हैं। अब ध्यान रखो, जो मंत्री होता है वो विधायिका का भी सदस्य होता है और कार्यपालिका का भी सदस्य होता है। तो याद रखिए कि मंत्री दो तरीके का सदस्य होता है। एक तो विधायिका का सदस्य मतलब कानून बनाता भी है वो, उसमें भी योगदान करता है, और बाद में लागू करने का भी योगदान कहता है। इसी मंत्रिपरिषद को कहीं ना कहीं आप सरकार बोल देते हो कि किसकी सरकार है। अभी मान लो केंद्र में किसकी सरकार है? मोदी जी की या उनकी जो मंत्रिपरिषद है उनकी सरकार है। राज्य में किसकी? अपने योगी जी की सरकार। तो ये जो हम उदाहरण लेते हैं कि किसकी सरकार है, तो हम क्या देखते हैं कि मंत्रिपरिषद का हेड कौन है, मंत्रिपरिषद किसकी है, किस पार्टी की है, तो वो उसको हम सरकार बोल देते हैं। तो ठीक है, अब देखो राज्य में कौन कौन आएगा। इसकी भी विधायिका, इसमें जितने भी लोग काम करते हैं विधायिका में जो भी हो, और इसकी भी कार्यपालिका, इनको हम सरकार कहेंगे। और कार्यपालिका हमेशा स्थायी अस्थायी होती है। तो अब बताओ,
जैसे कि एक मंत्री जी हैं, क्या वो सरकार, क्या वो राज्य हैं? एक एमएलए हैं, क्या वो राज्य हैं या हैं? एक एमपी हैं, वो राज्य हैं? राष्ट्रपति राज्य हैं, राज्यपाल राज्य, ये सभी लोग राज्य के अंदर में आते हैं। अब ठीक है, जो अस्थायी कार्यपालिका, चाहे यहाँ लिख के समझा दूँ मैं या यहाँ लिख के समझा दूँ, दोनों की एक ही बात होती है। तो जो अस्थायी होती है उसमें मंत्रिपरिषद होती है, आपने पढ़ लिया। जो स्थायी होती है, तो स्थायी मान लो, स्थायी में राज्य कौन हुआ? एक पुलिस वाला भाई बहन, क्या वो राज्य है? बिल्कुल है, क्योंकि वो राज्य के लिए काम करता है, राज्य से तनख्वाह लेता है। दूसरी बात, क्या लेखपाल है या कोई अन्य कर्मचारी है या कोई अधिकारी है जो राज्य के लिए काम करता है, तो वो क्या है? राज्य के अंदर में आता है। अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति आपके अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आप न्यायालय जा सकते हो। इसीलिए आप कहते हो जब भी कभी लड़ाई होती है पुलिस से या किसी से, तो लोग कहते हैं कि मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ, या मंत्री जी किसी को कुछ बोल दें या फिर कोई सांसद किसी को कुछ बोल दे, तो लोग कहाँ, सरकारी कार्यालय में कोई किसी को कुछ कह दे और उसको ठेस लगे तो वो कहाँ चला जाता है? न्यायालय। तो मतलब ये सारे के सारे लोग जितने भी इसमें सदस्य आते हैं उन सबको हम राज्य के अंतर्गत रखते हैं। अब देखो, दो पार्ट देख लिए हमने। एक देख लिया विधायिका, विधायिका के जितने भी सदस्य होते हैं, कार्यपालिका जिसके दोनों सदस्य होते हैं, तो ये सब राज्य के अंदर में आते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो राज्य का तीसरा स्तंभ आपने पहले बताया था, न्यायपालिका, क्या वो भाग 3 के लिए राज्य माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो जो न्यायपालिका, जो तीसरा स्तंभ है राज्य का, क्या इसे इस भाग के लिए राज्य माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो राज्य नहीं है। अब ये अजीब बात है कि तनख्वाह भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, राज्य के लिए काम भी करते हैं, लेकिन भाग 3 के लिए इन्हें राज्य नहीं माना जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, क्योंकि ये अजीब बात सी लगती है कि न्यायपालिका राज्य है ही नहीं। हाँ, भाग 3 के लिए राज्य नहीं है, वैसे राज्य का हिस्सा है। तो ये किस में कहा गया था? एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में, एक जजमेंट में कहा गया था। तो उस जजमेंट का नाम था नरेश श्रीधर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मिराजकर का मामला आया था। ये आया था 1996 के करीब आया होगा। हाँ, 1996 में आया ये नरेश श्रीधर मिराजकर का मामला। और इस मामले का निर्णय देते हुए एक प्रश्न आया कि न्यायपालिका मूल अधिकारों के भाग 3 के तहत क्या राज्य है या नहीं है? तो ये राज्य नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि भाग 3 के लिए न्यायपालिका राज्य नहीं होती है। अब इसमें आता है अन्य प्राधिकारी, एक पार्ट होता है इसका अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी कौन कौन से हो सकते हैं? तो उनको देख लीजिए। देखो, अगर आपसे एक कोई अभी जल्दी में चुनाव हुए, पंचायती राज चुनाव हुए अभी हमारे उत्तर प्रदेश में, तो उसमें जो प्रधान का इलेक्शन जीते हैं, जो अन्य इलेक्शन जैसे बीडीसी का इलेक्शन जीते, तो ये सब लोग जो अभी चुने गए हैं, मतलब पंचायतों के जो सदस्य हैं, क्या ये राज्य हैं या नहीं हैं? हाँ, ये राज्य हैं। तो ग्राम प्रधान अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन करता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा होगा छावनी बोर्ड होते हैं, तो वहाँ भी तो काम होता है, वहाँ भी तो ये सब काम देखा जाता है। छावनी बोर्ड मतलब कैंटनमेंट बोर्ड वहाँ होता है, वो भी राज्य के अंदर में आता है। तो पंचायतें भी आती हैं। आप शहर की देख लीजिए, शहर में नगर निगम, नगर पालिका होती है, ये सब राज्य के अंदर में आती हैं। तो हाँ, ये भी राज्य के अंदर में आती हैं। तो इतना सारा दायरा है राज्य का। तो राज्य क्या है अब आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 13 पर। अब आपसे कभी कोई पूछे कि राज्य की अनुच्छेद 12 में क्या है, तो बताना राज्य की परिभाषा है। और वो पूछे कौन कौन राज्य हो सकता है, तो फिर बताना उसे डिटेल से कि देखो ये लोग राज्य के अंतर्गत आ सकते हैं। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 13 पर। अनुच्छेद 13 में क्या है? अनुच्छेद 13 इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। क्या है? अनुच्छेद 13 में ये बात कही गई है, जैसे हमारे मूल अधिकार हैं, अगर संसद या कोई विधानमंडल जो कानून बनाते हैं, कोई व्यक्ति, संसद या विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाए जो मूल अधिकारों को या तो कम करता हो, मतलब जितने मूल अधिकार दिए हैं उनसे उनको कम करता हो, या फिर उनसे असंगत हो, मतलब मूल अधिकार कुछ कह रहे हैं और कानून कुछ कह रहा है। तो दो शब्द याद रखिए
कि ऐसा कोई कानून जो चाहे संसद बनाए चाहे विधानमंडल बनाए, ठीक है, अगर वो मूल अधिकारों से, जो हमें मूल अधिकार संविधान में दिए गए हैं भाग 3 में, अगर मूल अधिकारों से असंगत है, मतलब असंगत है या कम करता है, कम करता है। देखिए, ऐसा कोई कानून जो या तो बनाए संसद या बनाए राज्य विधानमंडल, किसी राज्य का विधानमंडल। अब ऐसा कानून जो या तो कोई संसद बनाए या राज्य विधानमंडल बनाए, यदि वह मूल अधिकारों से असंगत है, मतलब मूल अधिकारों से मेल नहीं खाता है। मूल अधिकार कुछ कह रहे हैं, जैसे मूल अधिकार कह रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, मतलब बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जिसमें आपके बोलने की स्वतंत्रता ही चली जाए, बोलने की स्वतंत्रता खत्म हो जाए, मतलब वो मूल अधिकारों से असंगत है, या फिर कम कर दे, बोले ठीक है दिन में तो बोलोगे, रात में नहीं बोलोगे। भाई क्यों नहीं बोलेंगे, मेरा मन, बोलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे, तो ठीक है, मतलब कम नहीं कर सकती। अगर ऐसा कोई कानून बनेगा तो वो क्या होगा, शून्य होगा। ये अनुच्छेद 13 कहता है कि वो शून्य होगा, उसका प्रभाव ही नहीं होगा, वो एकदम शून्य होगा। बना लो ऐसा कानून, क्या कर लोगे, बनाओगे तो अनुच्छेद 13 के तहत वो कानून हो जाएगा शून्य। तो ये बात ध्यान रखी जाती है। और यहीं से कहीं ना कहीं अनुच्छेद 13 से और अनुच्छेद 32 और 226 से ही हमें जो मूल ढांचे का जो कॉन्सेप्ट प्राप्त हुआ पेशवानंद भारतीवाद में, जिसे हमने पहले समझाया भी था 1973 में, वो भी यहीं से निकलता है। अब इस अनुच्छेद के तहत कहा चलो ठीक है भाई, कानून शून्य हो जाएगा, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि ये कानून मूल अधिकारों के खिलाफ है। अगर खिलाफ है तो क्या पूरा, जैसे मान लीजिए 10 कानून बने और 10 कानून में एक कानून मूल अधिकार के खिलाफ है, तो क्या 10 के 10 को जो 9 सही हैं उनको भी हटा दें, या कोई ऐसी विधि ढूंढें या ऐसा कोई प्रावधान ढूंढें जिसमें जो सही है उसको रख लें, जो गलत है उसको हटा दें। इसीलिए इसमें कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। तो इसी आर्टिकल के तहत हम कुछ सिद्धांत पढ़ते हैं जो इन मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। वो कौन से सिद्धांत होते हैं? एक सिद्धांत है पृथक्करण का सिद्धांत। ये सिद्धांत ऊपर लिखा है इसलिए छोटा लिख दे रहे हैं। और दूसरा सिद्धांत है आच्छादन का सिद्धांत। एक और है जो भारत में नहीं है लेकिन अमेरिका में है, वो मैं बताता हूँ। पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है समझ लो। जैसे अभी जस्ट एग्जांपल लो, कृषि बिल बना था या जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था, इसमें सभी जितने पॉइंट थे सबसे तो लोग नाराज नहीं थे, लेकिन 1-2 पॉइंट ऐसा था जिससे लोगों ने असहमति व्यक्त की। और लोकतंत्र में असहमति व्यक्त कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शांति के साथ, ताकि सरकार है वो सही से मतलब लॉ एंड रेगुलेशन है वो चलता रहे, लोगों को परेशानी ना हो आपके विरोध से। तो क्या हुआ, जैसे पृथक्करण है तो कानून बना, मान लीजिए 10 कानून बनाए गए, एक बिल पास किया गया और इसमें 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 6 कानून हैं, 6 नियम हैं। इन 6 नियम में ये 3 नंबर नियम है जो मूल अधिकारों से मेल नहीं खाता, मतलब मूल अधिकारों से असंगत है या मूल अधिकारों को कम करता है। तो हम क्या करेंगे, इस सिद्धांत के तहत न्यायपालिका क्या करेगी, इस 3 वाले को पृथक्करण मतलब अलग कर देगी, बाकी 1 2 4 5 और 6 को कहेगी देखो ये सही है, ये सही है, ये सही, ये सही, ये सही, लेकिन ये सही नहीं है, 3 नंबर हटाओ, बाकी सबको पास करो। मतलब 3 नंबर लागू नहीं रहेगा, उसको पृथक कर दिया जाएगा, मतलब उसको अलग कर दिया जाएगा। तो ये हो गया पृथक्करण का सिद्धांत। ऐसे ही एक इधर दूसरा सिद्धांत ये होता है, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कानून हैं एक विधेयक में, या एक बिल पास हुआ, एक एक्ट बना, उसमें 6। लेकिन ये 4 नंबर का कानून ऐसा है जो इससे मेल नहीं खाता। तो अभी मेल नहीं खाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को या न्यायालय को लग रहा है कि अभी मेल नहीं खाता, हो सकता भविष्य में मेल खा जाए, तो हम क्या करेंगे, उसको अलग नहीं करेंगे,
उसमें क्या कर दिया जाता है, आच्छादन का मतलब ढक देना। मतलब जैसे आप अपनी कोई चीज़ डॉक्यूमेंट दिखाते समय कुछ चीज़ें ब्लर कर देते हैं। जैसे लोग जब मार्कशीट डालते हैं अपनी पीसीएस या आईएएस की जो मार्कशीट आती है वो डालते हैं तो रोल नंबर और जन्मतिथि को छुपा देते हैं, बाकी सब चीज़ दिखा देते हैं कि देखो मेरे फर्स्ट पेपर में इतने नंबर आए, सेकेंड में इतने आए, फोर्थ में इतने आए, थर्ड में और निबंध में इतने नंबर आए, लेकिन जन्मतिथि और वो छुपा देते हैं वो। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट क्या करता है या न्यायालय क्या करता है, उस कानून उस पॉइंट को छुपा देता है जो मूल अधिकारों से असंगत है और मेल नहीं खाता है, बाकी सबको लागू रहने देता है। लेकिन आगे चल के अब मान लो सिलेक्ट हो गया वो बंदा जिसके मार्कशीट अपनी दिखा रहा था, जो अपना रोल नंबर ब्लर कर रहा था, और तो वो क्या सिलेक्ट हो गया, तो उसके बाद में वो दिखा देगा कि देखो मेरी ये मार्कशीट थी, अगली बार वो दिखा। तो बात है कि जब ये कानून आगे चल के सही हो जाएगा या संगत हो जाएगा किसी परिस्थितियों में, तब ये लागू हो जाएगा, लेकिन अभी लागू नहीं होता है। तो एक तीसरा सिद्धांत है जो भारत में नहीं है लेकिन अमेरिका में है। तो हो सकता है कभी एग्जामिनर का मन आए तो पूछे, तो उसको बोलते हैं अधित्याग का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? अधित्याग। देखो त्याग मतलब होता है छोड़ना, तो उससे ही कुछ संबंधित होगा। पहली बात ये भारत में तो है नहीं भाई, तो भारत के नीचे क्रॉस का निशान लगा लो। यूएसए में है, यूएसए में है तो यूएसए के नीचे निशान लगा लो। अब अधित्याग का सिद्धांत क्या होता है? जैसे कोई इतना अजीब सिद्धांत है कि कोई अपने मूल अधिकार छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। भाई यहाँ मिल नहीं रहे हैं, आप छोड़ने की बात कर रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो यार पांडे जी? तो ठीक है, ये अधित्याग का सिद्धांत है। तो इसमें क्या है कि भारत में नहीं है, मतलब भारत में मूल अधिकार त्यागने का सिद्धांत नहीं है। कोई व्यक्ति त्यागना चाहे तब भी नहीं त्याग सकता, लेकिन यूएसए में है। यूएसए में कोई व्यक्ति चाहे कि नहीं हम अपना मूल अधिकार त्यागना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो ठीक है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दो। और भारत में ऐसा नहीं, आप चाहोगे मूल अधिकार नहीं छोड़ेंगे तो फिर चुलबुल पांडे आके 2 डंडे मारेंगे तुम्हारे और फिर बोलेंगे कि नहीं तुम भारत में मूल अधिकार नहीं छोड़ सकते। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे किसी शब्द का प्रयोग करूँ और वो किसी से हो तो वो हंसी मजाक होती है, उसे सीरियस ना लें। जैसे ये चुलबुल पांडे वाला है तो ये फिर वो मूवी वाला सीन मैंने बताया आपको, जो राज्य है, ताकि आपको याद रहे कि जो सलमान खान की मूवी आई थी उसमें जो दरोगा जी थे या जो भी थे वो क्या है, राज्य का हिस्सा, इसलिए तो राज्य कहेगा नहीं आप छोड़ नहीं सकते, यहाँ छोड़ सकते हो। तो ये हो गया अधित्याग का सिद्धांत। तो अनुच्छेद 13 में यही हमको पढ़ना है, पृथक्करण का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत और अधित्याग का सिद्धांत हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए नहीं पूछेगा शायद, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि भारत में मूल अधिकारों को छोड़ा जा सकता है या नहीं छोड़ा जा सकता है। तो भारत में मूल अधिकारों को नहीं छोड़ा जा सकता, तो ये सही है। अब पूछेगा कि अनुच्छेद 13 में कौन कौन से सिद्धांत दिए हुए हैं, तो ये पूछ सकता है। इनमें क्या है ये तो भले ना पूछे, लेकिन ये तो पूछ ही सकता है इसमें कौन कौन से सिद्धांत हैं। ठीक है, अब जल्दी से हम 2 टॉपिक कवर हो गए हमारे, 2 अनुच्छेद। अब हम देखते हैं मूल अधिकार के प्रकार कितने हैं। देखिए जब संविधान लागू हुआ था तो 7 प्रकार के मूल अधिकार थे हमारे पास, लेकिन वो कौन सा मूल अधिकार है जो बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में गायब कर दिया और अब वो नहीं है हमारे पास, पहले था। तो आपको बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 के तहत और 19(9)(f) में जो था उसको अब हमने हटा दिया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो अब हमारे पास 6 प्रकार के अधिकार हैं। पहला है समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से अनुच्छेद 24 है, ये अनुच्छेद दिए हुए हैं। और जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 30 और 29 और 30 में। और संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 में। और ये अनुच्छेद 33 ये सेना में, इसको अभी दोनों को अभी समझ जाओ, 33 34 भी लिख देते हैं, सॉरी 34 फिर अनुच्छेद 35, ये एक लाइन के इनको समझना। जैसे 33 अभी मैं समझा दूँ, 33 क्या होता है, जब आप सेना में भर्ती होगे, जब आप पुलिस बल में भर्ती होगे तो आपके मूल अधिकार सरकार होती है, वो जो संसद या विधानमंडल आपके मूल अधिकार कम कर सकता है। जैसे अभी मुझे क्या है, पर्याप्त नींद का अधिकार है, मेरी अभी जॉब नहीं लगी है तो मैं पर्याप्त नींद का अधिकार सो सकता हूँ। लेकिन कोई अधिकारी ये बात कहे या कोई पुलिस का भाई बहन ये बात कहे कि नहीं मेरे को तो पर्याप्त नींद का अधिकार है, मैं तो रात में ड्यूटी करने नहीं जाऊँ, मेरे को रात में ड्यूटी नहीं करना। लेकिन नहीं, जो सेना के लोग होते हैं और जो पुलिस बल के लोग होते हैं या जो मतलब
CBI है या जो हमारा आसूचना तंत्र है IB है, इनके जो अधिकारी लोग होते हैं, उनमें जो कर्मचारी होते हैं, उनके अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं, मतलब उनको हमारे जैसे अधिकार प्राप्त नहीं है। भाई तो बताओ, अभी हमारे पास फुल अधिकार हैं, लेकिन जब हमारी नौकरी लग जाएगी तो हमारे पास अधिकार हो जाएंगे कम, तो काहे नौकरी लगा रहे हो पूरे अधिकार, लेकिन वो अलग मज़े की बात है। तो ठीक है, इनके अधिकार कम हो जाते हैं। 34 अधिकार के लिए बहुत सारी आपने मूवी देखी होगी जिसमें आपने लगाया कि मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल मतलब सेना, सेना का लॉ मतलब सेना का लॉ लागू, सैनिक विधि लागू हो जाती है। जब सेना का लॉ लागू हो जाता है, फिर समझ रहे हो ना, कोई मंत्री विधायक किसी की कुछ नहीं चलती, सिर्फ किसकी चलती है, सेना वालों की। सेना अपने अंडर में ले लेती है उस क्षेत्र को। तो इसमें मार्शल लॉ का अधिकार है। और 35 में ये कहा गया है कि जो मूल अधिकारों से संबंधित विधि है वो केवल संसद बना सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं। कौन बना सकती है, केवल संसद। तो ये 3 समझ लिए, आगे डिटेल से भी समझा दूंगा। अब आते हैं मूल अधिकारों का प्रकार। समता का अधिकार, और समता के अधिकार में हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 14। सबसे पहले अनुच्छेद 14, और इसमें 14 से 18 तक है। तो समता का अधिकार पढ़ रहे हैं अभी हम। कौन कौन से समता के अधिकार हैं इसमें, देखो। राज्य है ना, व्यक्ति को, किसको, व्यक्ति को ये अधिकार कौन देगा, मतलब किसके खिलाफ है, राज्य के खिलाफ, और मिले किसको है, व्यक्ति को। विधि के, इसमें विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसमें राज्य क्या दिया हुआ है कि विधि के समक्ष समता, तो क्या होता है, ये 2 शब्द हैं, विधि के समक्ष समता, और अगला शब्द है विधि के समान संरक्षण से। इन दोनों अधिकारों से राज्य क्या है, वंचित नहीं करेगा, वंचित नहीं करेगा। अब क्या है ये, विधि के समक्ष समता। लेकिन विधि के समक्ष समता का मतलब है कि सभी के लिए कानून होंगे, कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं। आपने फिल्मों में कई बार डायलॉग सुना होगा, एक डायलॉग यही सुना होगा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, दूसरा डायलॉग ये भी होता है कि कानून के सामने सब बराबर होते हैं। तो ठीक है, कानून के सामने सब बराबर होते हैं, सबके लिए समान कानून। मतलब अगर किसी ने क्रिमिनल काम किया है, मतलब किसी ने किसी को मारा है, तो सबके लिए सज़ा बराबर है, चाहे फिर वो कोई भी हो। दूसरा, विधि के समान संरक्षण। इसमें जो लाभकारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं उनसे संबंधित कानून होते हैं। विधि के समान संरक्षण से मतलब ये होता है कि जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतना दो। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे विधि के समान संरक्षण क्या होता है, ये है माता जी, और माता जी के 2 हैं, एक है बेटी और एक है बेटा, ठीक है। तो बेटी बेटा 2 हैं। अब बेटी है बड़ी, वो है करीब 15-16 साल की, बेटा है वो अभी थोड़ा छोटा है, मतलब 10-12 साल का मान लो, या उससे भी छोटा मान लो। तो ये एक छोटा एक बड़ा है, और इनके घर में होता है 5 लीटर दूध, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि जिसको जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से कानून बनाएंगे। तो जिसको जितने संरक्षण की ज़रूरत होगी उतना संरक्षण दिया जाएगा। तो जो बेटा है, अगर समता का नियम लागू कर दो, फिर विधि के समान सब संरक्षण है, माता जी ने नियम बना दिया कि 2.5 लीटर ये पिएगा और 2.5 लीटर ये पिएगी। तो ये छोटा है, 2.5 लीटर नहीं पी पाएगा, और ये बड़ी है, इसको थोड़ी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब अभी 15-16 साल की, आर्मी में जाने का सपना देख लिया, रोज रेस लगाती है, भागती है, दौड़ती है, माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम, सब इसके खून में दौड़ रहा है, तो इसको ज़्यादा दूध की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर विधि का समान संरक्षण लागू करोगे तो इसके लिए दे देंगे 2 लीटर, इसका वाला बचा हुआ आधा लीटर इसको दे देंगे, तो ऐसा तो इसके पास 3 लीटर हो जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा कहाँ किया जाता है, देखिए, जब समाज में दबे कुचले लोग हैं जिनका बरसों से शोषण हुआ है, अगर सरकार उनको कुछ ज़्यादा दे दे, जैसे गल्ला मिलता है फ्री में, तो
उन लोगों को गल्ला देते। बाकी जो लोग ठीक ठाक मात्रा में अन्न उपजाते हैं, ठीक है, तो उनको गल्ला देने की ज़रूरत नहीं है। तो जिसको ज़रूरत है उसको देंगे, और जिसको ज़रूरत कम की है उसको कम, जिसको ज़रूरत ज़्यादा की है उसको ज़्यादा। तो इन दोनों शब्दों को अब आप समझ गए होंगे कि विधि के समक्ष समता का क्या मतलब होता है और विधि के समान संरक्षण का क्या मतलब होता है। इससे सरकार वंचित नहीं करेगी। और ये जो अधिकार है, एक क्वेश्चन पीसीएस में ये बना था एक बार कि वो कौन से मूल अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, मतलब सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो क्या ऐसे भी मूल अधिकार हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं? बिल्कुल प्राप्त हैं। तो उनको याद करने की एक तरकीब मैं बता देता हूँ, याद कर लीजिए। जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, ठीक है, वे मूल अधिकार जो सिर्फ, नोट कर लें कहीं पे, जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। कौन कौन से? इनको ऐसे याद रखो, 15, 16, 19, 29, 30। अब ये बीच में एक है, देखो दो एक साथ याद कर लो, 15, 16, 19, 29, 30, ऐसे ही याद करो इनको, 15, 16, 19, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 15 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में, सॉरी, ये शिक्षा क्षेत्र में जो आरक्षण दिया जाता है, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, वो है। 16 क्या है? लोक नियोजन के विषय में समानता की, मतलब नौकरी निकलेगी तो सबको दी जाएगी, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो वो है। 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 29 में क्या है? संस्कृति का, लिपि और संस्कृति का संरक्षण। 30 में क्या है? अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो अपनी संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं, अपने लिए संस्थाएं बना सकते हैं। तो ये जो अधिकार हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 5 अधिकार हैं मूल अधिकार, ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। तो ये 14 वाला बताओ, विदेशियों को भी प्राप्त है या नहीं? हाँ, ये विदेशियों को भी प्राप्त है, ठीक है। अगर कोई विदेश का व्यक्ति आएगा उसके लिए भी हम विधि के समक्ष समता रखेंगे। अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसके लिए हम दंड वही देंगे जो भारत के नागरिकों को दिया जाएगा उसके लिए, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा। तो 14 हो गया। 14 के वैसे बहुत सारे अपवाद भी हैं, लेकिन वो अभी यहाँ पढ़ने वाली बात नहीं। वो कभी मेंस लिखते समय आपसे पूछ सकता है कि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता तो स्थापित करता है, लेकिन कई लोगों को विशेषाधिकार भी देता है। तो वो है राष्ट्रपति महोदय को, जैसे राष्ट्रपति विधि से ऊपर माने जाते हैं, राज्यपाल विधि से ऊपर माने जाते हैं, इसीलिए इनकी गाड़ी होती है, उस पर प्लेट पे नंबर नहीं होता। देखना कभी अशोक का चक्कर बना, अशोक की लाट बनी होती है, ठीक है, जो सारनाथ स्तंभ से ली गई है, तो वो होता है। और जैसे हमारे जो विदेश से के जो राजनायक होते हैं देश में, तो उनको भी थोड़ी छूट दी गई। और जो मंत्री होते हैं और जो संसद के सदस्य होते हैं, विधानमंडल के सदस्य होते हैं, इनको भी थोड़ी थोड़ी छूट दी गई है। तो ये अपवाद है, फिलहाल वो मेंस का विषय अभी जानने की बात नहीं है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 15। क्या है अनुच्छेद 15 को एक लाइन में याद करो तो धर्म, 5 आधार हैं इसके, धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान। इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि भाई इस जाति के आधार पर भेदभाव कर दें, या लिंग के आधार पर भेदभाव कर दें, या जन्म स्थान के आधार पर कि तुम तो वहाँ पैदा हुए इसलिए तुमको नौकरी नहीं देंगे, तुम यहाँ पैदा हुए तो हम तुमको नौकरी दे देंगे, या तुम इस लिंग के हो, तुम स्त्री लिंग हो, या तुम पुल्लिंग हो, या तुम कोई थर्ड जेंडर के हो, तो हम उनके साथ भेदभाव करें। नहीं, इस आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। तो इसमें 5 आधार हैं और इसकी लाइन भी पहली यही है कि राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसकी लाइन है, इसे याद रखने वाली है कि 15 में क्या है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं होता है। लेकिन अब इसमें धीरे धीरे जो ये आर्टिकल 1 मान लो, ये इसका पहला पार्ट है, अनुच्छेद 15 का ए पार्ट में ये है, इसके 6 पार्ट हैं, तो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आपको हो सकता है मैचिंग में मिलाने के लिए यही लाइन आ जाए, केवल यही लाइन लिखी और आप मिला के देखो कि ठीक है ये इसका है, तो जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आप मिला लोगे तो इसी लाइन से। लेकिन अब हम इसको डिटेल से देखते हैं। ये 1 नंबर है, इसके उप अनुच्छेद होते हैं जो
उनको हम पढ़ेंगे। 1 नंबर, अब देखिए कैसे भेदभाव नहीं होगा, ये भी तो देखना है। लिख तो दिया कि धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो कहाँ नहीं होगा और कैसे नहीं होगा ये देख लो। और किस में हो सकता है, हो भी सकता है। तो 1 नंबर देख लिया। अब हम इसका दूसरा नंबर देखते हैं, मतलब अगर हम इसको डालें तो 15(2) बोलेंगे। 15(2) में क्या प्रावधान है? 15(2) में ये प्रावधान है कि व्यक्ति को कुछ स्थानों पर जाने से या कुछ चीज़ों के प्रयोग से नहीं रोका जा सकता। किन स्थानों पर जाने से नहीं रोक सकते? जैसे मंदिर है, होटल है, या ऐसी और चीज़ें हैं जो सार्वजनिक स्थल बोले जाते हैं। जो सार्वजनिक स्थल बोले जाते हैं कि ये भाई सार्वजनिक स्थल है, यहाँ जाने से नहीं रोक सकते। दूसरा, कुछ चीज़ों के प्रयोग से नहीं रोक सकते। जैसे कुआं है या जो हैंडपंप लगवाते हैं, जो सरकारी नल है, अगर इसमें सरकारी नल ही बोलते हैं गांव में, सरकारी नल है, कुआं है, अगर इसमें सरकार का पैसा लगा है तो आप पानी भरने के लिए नहीं रोक सकते। भाई ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। कभी कभी तो इस समय में कुएं से पानी निकालने के चक्कर में लड़ाई हो जाती थी कि भाई मेरे कुएं से पानी कैसे निकाल लिया। उस समय छुआछूत बहुत ज़्यादा थी, आज थोड़ी कम है, मतलब है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। तो अभी क्या है, भेदभाव नहीं कर सकते आप। सरकारी नल से किसी को रोक नहीं सकते पानी भरने के लिए, आप कुएं से नहीं रोक सकते। आप अपना कुआं खुदवा लो घर में, तब पानी मत भरने देना, नहीं भरने आएंगे तुम्हारे यहाँ। लेकिन हाँ, अगर कुआं सरकार ने खुदवाया है तब पानी भरेंगे, तब नहीं रोक सकते, ठीक है। तो कुछ स्थानों पर जाने से नहीं रोक सकते, कुछ चीज़ों के प्रयोग से नहीं रोक सकते। तो ये बात अनुच्छेद 15(2) में कही गई है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 15(3) में क्या कही गई। तो ये दो चीज़ें तो क्या है कि इनसे भेदभाव नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे कारण बने होंगे, कुछ ऐसी बातें सामने आई होंगी कि भेदभाव करना जरूरी हुआ होगा। जैसे सरकार कैसे भेदभाव करती है, जो न्यायपूर्ण हो, ऐसा ना हो कि उससे अन्याय हो जाता हो। जैसे आप भी इस बात से सहमत होंगे, अनुच्छेद 15(3) में ये बात लिखी गई है कि जो बच्चे हैं, बच्चे मन के सच्चे, और जो महिलाएं हैं, मान लो सभी बच्चों और सभी महिलाओं के लिए सरकार कोई स्पेशल प्रावधान बना दे, सरकार कोई स्पेशल नियम बना दे, तो उसे इन पहले वाले 2 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, बच्चा है, सरकार ने एक नियम बना दिया कि 5 साल से छोटे बच्चे सरकारी कुएं पे नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं बनाया कि वो पानी पिए, पानी छू लेंगे कुआं तो छुआछूत हो जाएगी, नहीं, वो इसलिए बनाया कि बच्चा कहीं कुएं में जाके कोई चोट ना मार ले या कुएं में गिर ना जाए। तो ठीक है, ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं। महिलाओं के नियम बनाए जा सकते हैं, महिलाएं शोषण का शिकार रही हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति अभी भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। मतलब हर जगह देख लीजिए, चाहे आप लोकसभा में देख लीजिए, सिर्फ 78 महिलाएं 17वीं लोकसभा में, और कितनी बड़ी संख्या, 545 पे चुना हुआ, 78 हैं, तो ये कम है, मतलब सोचो। तो और न्यायपालिका में देख लो, स्कूलों में देख लो, स्कूलों में लड़कियां 12-14 साल की हुई ना, उनके घर वाले सोचने लगे चलो भाई ठीक है शादी करो, निपटाओ, जल्दी हटाओ। तो ये सब हमारे यहाँ धारणाएं हैं। तो मान लो अगर महिलाओं के लिए कोई अलग से प्रावधान बना दिया तो इसको 15(1) और 15(2) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। मतलब सरकार या संसद या विधानमंडल, संसद रहेगा यहाँ पे, संसद, क्योंकि मूल अधिकारों के लिए कानून कौन बनाता है? संसद। अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाए जो बच्चों और महिलाओं के फेवर में हो या बच्चों या महिलाओं के पक्ष में हो, तो भेदभाव नहीं माना जाएगा। वो ऐसा नहीं कि पुरुष कहने लगे चलो ठीक है। जैसे इसके एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ, जैसे गर्भवती महिलाओं के लिए क्या है कि भाई टीका लगवाएं। मोटरसाइकिल से उनके पति भी गए और बोले ठीक है, बोले गए वहाँ डॉक्टर साहब मेडिकल पे, मतलब सरकारी अस्पताल में टेटनेस का टीका उनके लगा दिया, मैडम जी के जो गर्भवती माँ हैं उनको लगा दिया। अब पति भी घूम गए कि भाई मेरे भी लगाओ, भाई तुम्हारे क्यों लगाया? बोले ठीक है, बच्चे पैदा करने में मेरा भी तो योगदान। वो ठीक है, लेकिन ये स्पेशल प्रोविज़न महिलाओं के लिए है, ठीक है, पिता के लिए नहीं। आप टीका कहीं दूसरा लगाओ, कोरोना वाला लगवा लो, ठीक है। तो ये बात है, तो महिलाओं के लिए अलग प्रावधान हो सकते हैं। अब आएगा 15(4). 15(4) और 16(4) को लेकर थोड़ा थोड़ा हमारे समाज में विवाद चलता रहता है, लेकिन हमें विवाद से नहीं लेना देना। हमें परीक्षा के हिसाब से पढ़ना है और न्यूट्रल होकर पढ़ना है। डिबेट करने का काम विद्वान लोगों का है, और हम विद्वान अभी नहीं है कि इन बड़ी बड़ी बातों पे सोच सकें। वैसे आजकल फेसबुक पे तो बहुत सारे विद्वान होते हैं जिनको
इतने भी अनुच्छेद नहीं पता होते हैं, वो भी ज्ञान फैलने पर लगे हुए होते हैं। तो पहले बात समाज में रखने से पहले थोड़ा उसको जान समझ लीजिए। तो 15(4) में क्या कहा गया है? 15(4) में ये कहा गया है कि भाई जो शिक्षण संस्थाएं होती हैं, शिक्षण संस्थाएं बोले तो स्कूल या फिर बड़े स्कूल जिनको कॉलेज वगैरह विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थाएं, तो इन शिक्षण संस्थाओं में अगर सरकार को ऐसा लगता है कि कुछ लोग पिछड़े हैं या कुछ लोगों को पर्याप्त लाभ नहीं मिला है आज़ादी के बाद से और वो मतलब निचले तबके से बिलोंग करते हैं, तो इसमें SC, ST और OBC इन 3 समुदायों को अनुच्छेद 15(4) के तहत शिक्षण संस्थाओं में जो प्रवेश होता है, जो आप दाखिला लेने जाते हो, उसमें आरक्षण दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है? प्रवेश में आरक्षण। ऐसे ही डायग्राम से याद रखें वरना भूलने का चांस ज़्यादा होगा। तो प्रवेश में आरक्षण कैसे? अब शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन लेने जा रहे हो तो प्रवेश में आरक्षण आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो प्रवेश में आरक्षण कौन सा अनुच्छेद के तहत मिलता है? 15(4) के तहत। और नौकरी में आरक्षण याद रखो 15(4) और 16(4) में नौकरी में आरक्षण 16(4) के तहत मिलता है, लेकिन स्कूल में प्रवेश के समय आरक्षण 15(4) की वजह से मिलता है। अगला देख लेते हैं हम 15(5). 15(5) में ही आरक्षण की ही बात है। आरक्षण के लिए उसमें डिटेल से समझो। देखो हमारे यहाँ स्कूल है, अब आरक्षण देने गए तो बाद में एक विवाद उठा कि भाई किन स्कूलों में आरक्षण होना चाहिए, किन स्कूलों में आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो एक स्कूल कैसा हो गया? सरकारी। एक स्कूल की कैटेगरी मान लो जो आप बोलते हैं निजी या प्राइवेट। एक स्कूल मान लो आप अल्पसंख्यक लोगों का है जो अनुच्छेद 30 के तहत खोल सकते हैं। अल्पसंख्यक संस्थान है, मतलब अल्पसंख्यक लोगों द्वारा खोला गया स्कूल है, शिक्षण संस्थान है। तो कहाँ कहाँ आरक्षण मिलेगा और कहाँ आरक्षण नहीं मिलेगा, तो ये प्रावधान है 15(5) में। ये बाद में जोड़ा गया 15(4) में। तो सरकारी स्कूलों में आरक्षण मिलेगा, प्राइवेट स्कूलों में आरक्षण मिलेगा, प्रवेश में मिलेगा, लेकिन प्राइवेट कंपनियों में नौकरी में आरक्षण भले ना मिले, लेकिन प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के समय आरक्षण मिलेगा। इसलिए ताकि, लेकिन अल्पसंख्यक संस्थाओं में आरक्षण नहीं मिलेगा, अल्पसंख्यक संस्थाओं में आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये हो गया सरकारी में आरक्षण मिलेगा, प्राइवेट में मिलेगा, लेकिन अल्पसंख्यक में नहीं मिलेगा। तो ऐसे डायग्राम से याद करोगे तो याद रहेगा, वरना इसकी लाइन क्या है जो आप किताबों में पढ़ते हो। किताबों में क्या पढ़ते हो कि सरकार अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर बाकी सभी सरकारी और निजी संस्थानों में प्रवेश के दौरान SC, ST और OBC को, इसको SC, ST और OBC को आरक्षण दिया जाएगा प्रवेश के दौरान, लेकिन अल्पसंख्यक संस्थाओं में नहीं, सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में। ठीक है। अब 16 में क्या है, 15(6) में क्या है? 15(6) अभी जोड़ा गया है 103 में संविधान संशोधन द्वारा 15(6) जोड़ा गया। 15(6) में भी शिक्षा क्षेत्र में आरक्षण की ही बात की गई है। किसको आरक्षण दिया गया है? जो EWS बोला गया है, जिनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले जो लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है या जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जनरल कैटेगरी के लोग, तो उनको दिया गया है। तो अभी ये दिया गया है, तो इसको बोलते हैं 15(6). ये अनुच्छेद 15 के पार्ट 6 में है और इसको पास किया गया 103वें संविधान संशोधन। 103वां ये नंबर कभी पूछ सकता है कि कब पास हुआ, 103वें में। तो इसमें क्या कहा गया, जो EWS कैटेगरी के लोग हैं, जो आजकल EWS का सर्टिफिकेट बनाया जाता है, उनको कितना आरक्षण दिया जाएगा? 10%। ये देखो ऐसे करके 10% कहाँ दिया जाएगा? शिक्षण संस्थानों में। शिक्षण संस्थानों में किसके समय?
प्रवेश के समय शिक्षण संस्थाओं में जो प्रवेश लेने जाएंगे तो अब EWS के बच्चों को भी 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो ये प्रावधान अभी बाद में जोड़ा गया। तो 5 के हमने 15 के हमने कितने आर्टिकल पढ़ लिए? 6। पहला आर्टिकल कि भाई जाति धर्म लिंग के आधार पे जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। दूसरे में कुछ स्थानों पर जाने से नहीं रोक सकते और कुछ चीज़ों के प्रयोग से नहीं रोक सकते। चौथे में आरक्षण शिक्षण संस्थाओं में SC ST और OBC के लिए दिया जाएगा। और 5 में कि अल्पसंख्यक संस्थाओं में आरक्षण नहीं होगा, बाकी सभी संस्थाओं में आरक्षण होगा। और 6 में EWS के लिए 10% आरक्षण होगा। ये था आर्टिकल 15। ये आपका आर्टिकल 15 हो गया। अब देखते हैं आर्टिकल 16। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 15 में 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसकी एक लाइन सुन लो जो वनडे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। उसमें क्या कहते हैं, इसको आर्टिकल को कहते हैं लोक नियोजन। लोक नियोजन बोले तो सरकारी नौकरी, लगभग लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। मतलब अगर नौकरी निकलेगी तो सभी लोग फार्म डाल सकते हैं। वो दूसरी बात है कि किसके लिए कितनी सीटें हैं, किसके लिए कितनी सीटें नहीं हैं, लेकिन जिसके लिए जितनी सीटें रिजर्व की हैं उस कैटेगरी में सभी लोग फार्म डाल सकते हैं। उस कैटेगरी का ऐसा नहीं कि भाई वो नहीं डाल सकता जाति धर्म या लिंग के आधार पे या कुछ, तो उसमें 7 आधार है। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अब वो कौन से 5-7 आधार हैं जिनके आधार पर लोक नियोजन के विषय में भेदभाव नहीं किया जा सकता? तो वो आधार देख लीजिए। अब जैसे 16(1) हमने पढ़ लिया लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अब हम पढ़ेंगे 16(2). तो वो आधार कौन कौन से हैं? 7, जिनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। 5 वही हैं पिछले वाले: धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान। ये तो पिछले वाले आर्टिकल में भी पढ़े हमने। इसके आधार पर अब आ जाएगा वंशक्रम। एक आर्टिकल आ जाएगा वंश। एक और चीज़ जुड़ जाएगी वंशक्रम और निवास स्थान। निवास स्थान तो मूल स्थान और निवास स्थान में अंतर। जन्म स्थान, जन्म मतलब किसी व्यक्ति का मान लो यूपी में हुआ है लेकिन अब वो रह रहा है महाराष्ट्र में, तो उसका निवास स्थान कहाँ का होगा? महाराष्ट्र का। तो ना तो निवास स्थान की ठीक है तुम यहाँ के निवासी हो तो तुमको नौकरी देंगे, तुम यहाँ के निवासी हो तुमको नौकरी नहीं देंगे। तो ये 7 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन 3 में फिर तीसरे नंबर आर्टिकल में कहा गया है कि अगर पहले कह दिया कि भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार को तो अलग प्रावधान बनाने की जरूरत कभी कभी पड़ सकती है। और इसे मैं करंट एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा आपको कि 16(3) में क्या कहा गया है। जैसे 15(3) में क्या कहा गया था? बच्चों और महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविज़न हो सकता है। लेकिन 16(3) में एक आ गया है कि अगर संसद चाहे, कौन चाहे? संसद। डिब्बा में बंद करो, यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मूल अधिकार से संबंधित कानून कौन बनाती है? संसद। अगर संसद चाहे तो किसी राज्य में, तो किसी राज्य में निवास स्थान की शर्त लागू कर सकती है। किसकी शर्त? निवास स्थान। लेकिन अगर संसद चाहे तो किसी राज्य में, जैसे तेलंगाना है तो तेलंगाना के लिए ये प्रावधान है कि जो तेलंगाना के निवासी हैं, जो तेलंगाना में निवास करते हैं, उनके लिए नौकरियों में 75% का आरक्षण होगा अगर संसद चाहे ऐसा। तो वैसे 50% से ज़्यादा आरक्षण होने का प्रावधान नहीं है। तो अब संसद अगर ऐसा चाहे तो ऐसा हो सकता है। अभी हरियाणा सरकार ने थोड़े दिन पहले कहा था कि निजी क्षेत्र में
हरियाणा के जो लोग हैं उनको 75% आरक्षण दिया जाएगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है। तो इसमें क्या प्रावधान है, क्या हो सकता है इसमें, आप सोचो, अभी निर्णय तो आया नहीं। हो ये सकता है कि जो निवास स्थान वाली शर्त है, पहली बात तो वो संसद लागू करेगी, विधानमंडल लागू कर नहीं सकता। अगर संसद चाहे तो कह सकता है, फिर निजी क्षेत्र में अभी आरक्षण का प्रावधान है नहीं। तो अब देखते हैं वो मामला टिकेगा या नहीं टिकेगा। फिलहाल निवास स्थान वाली शर्त कौन लागू कर सकता है, संसद कर सकती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 16(3) में। और 16(4) में क्या प्रावधान है, 16(4) में आरक्षण का प्रावधान है। और आरक्षण किसे किसे दिया गया है 16(4) के तहत, वो देख लीजिए। ये काफ़ी विवादित आर्टिकल 16(4), काफ़ी चर्चा रहती है इसकी। तो 16(4) अगर राज्य को लगे, राज्य मतलब जो मैंने पहले बताया था पूरा डिस्कस करके, मतलब अगर राज्य को लगे कि कुछ लोगों का नौकरी में प्रतिनिधित्व कम है, कि वो लोग नौकरी में कम हैं, तो सरकार क्या कर सकती है, उनको आरक्षण दे सकती है। तो सरकार ने किन किन को इस आधार से आरक्षण दिया है 16(4) के तहत, SC ST और OBC। ये SC ST OBC तो समझ रहे होगे। ये SC मतलब अनुसूचित जाति, ST मतलब अनुसूचित जनजाति और OBC का मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग। तो इनको आरक्षण दिया गया है। कहाँ दिया गया है, आरक्षण को सकारात्मक कार्यवाही भी कहते हैं, ठीक है। तो इनको सकारात्मक कार्यवाही से जोड़ा गया है, मतलब इनको आरक्षण दिया गया है लोक नियोजन के विषय में। और वहाँ 15(4) में आरक्षण कहाँ दिया गया था, प्रवेश संस्थाओं में, मतलब स्कूल में एडमिशन लेते समय। तो ये हो गया आरक्षण का प्रावधान, ठीक है। और 15(5) में, यह तो 16(4) हो गया। अब 16(5) में देखिए, सॉरी 16(5) में क्या है, ये 16(5) है। जैसे मैं आपको दो कंडीशन देता हूँ, ये एक मंदिर है और ये एक मस्जिद है। और मान लो या किसी धर्म से जुड़ी हुई संस्था है, मंदिर है। आपको पता है मंदिर की जो संस्थाएं होती हैं उनमें कहीं कहीं, जैसे वैष्णो देवी है, कहीं उनमें पुजारी नियुक्त किए जाते हैं। मान लो ये जो कोई इस्लाम धर्म का व्यक्ति है, लेकिन वो बहुत अच्छी संस्कृत जानता है और उसने वो परीक्षा पास कर ली, जिस परीक्षा के लिए उस पुजारी की जो योग्यता होती है वो उसके पास है, लेकिन उसका धर्म दूसरा है। तो क्या उसको इस मंदिर वाली जगह पे नौकरी दी जा सकती है? क्या इस मंदिर वाले, जैसे कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति है, उसने उर्दू बहुत अच्छी बोलता है, नमाज भी पढ़ लेता है, सब कुछ कर लेता है, तो क्या उसे किसी ट्रस्ट के तहत मंदिर मस्जिद में उसको वहाँ का पद दे दिया जाएगा? नहीं। तो इसमें क्या है कि धार्मिक संस्थाओं में, कहाँ, धार्मिक संस्थाओं में एक गजब का आरक्षण है। धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के व्यक्ति, उसी धर्म मतलब जिस धर्म की धार्मिक संस्था है, जैसे इस्लाम धर्म की है तो इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म की है तो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म की है हिंदू धर्म, ईसाई धर्म की है तो ईसाई धर्म, मतलब उसी धर्म की धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के व्यक्ति, उसी धर्म के व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, उसी धर्म के व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। तो कितने % आरक्षण हो गया उस धर्म का? फिर तो 100% आरक्षण हो गया। मतलब हिंदू धर्म की संस्था है तो हिंदू ही भर्ती होंगे, मतलब हिंदुओं का कितना % आरक्षण है? 100%। और मुस्लिम का अपनी संस्थाओं में 100% होगा। अब सोचो, पहले मैंने आपको पढ़ाया था इसी आर्टिकल में, यहाँ तक आते आते ना हल्के स्टूडेंट के हाथ पाँव फूल जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले दूसरे आर्टिकल में पढ़ाया जाता है 16(2) में कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, वंशक्रम आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन 15(5) में तो भेदभाव कर दिया। तो ये सकारात्मक है, इसको करना पड़ेगा तभी व्यवस्था चल पाएगी, नहीं तो नहीं चल पाएगी। तो ये देखिए कि धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के व्यक्ति की नियुक्ति होती है, दूसरे धर्म के व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होती है। तो कितना % आरक्षण हो गया? 100%। ठीक है। अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 16(6). 16(6) अभी जोड़ा गया भाई, जब 15(6) जोड़ा गया तभी 16(6) जोड़ा गया 103 के तहत, 103वां संविधान संशोधन तहत। तो 16(6) में क्या है? 16(6) में वही है EWS, जो इकोनॉमिकली वीकर क्लास हैं, इनको कितना % आरक्षण? 10% आरक्षण। कहाँ? लोक नियोजन में, लोक नियोजन में। अच्छा एक बात सोचो,
मैंने जैसे आर्टिकल 15 पढ़ाया था उसमें भी ऐसे ही शब्दों का, ऐसे ही डायग्राम का प्रयोग किया था। अब मैं आपको आर्टिकल 16 पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही डायग्राम और ऐसी चीज़ों का प्रयोग कर रहा हूँ। तो आपको नहीं लगता कि ये जो फ्रेम होता है ये दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाता है और आंसर हल करने में बहुत आसानी होती है। मैं ऐसे पढ़ता हूँ, मुझे तो बहुत आसानी होती है। और एक बात और है, जैसे जो लोग मेरे वीडियो लगातार देखते रहे हैं, जो लोग पूरे वीडियो देखते हैं, तो एक बार अगर मुझसे पॉलिटी आपने पूरे वीडियो देख ली तो आप अन्य लोगों से, मतलब मैं ये तो नहीं कहता कि मैं सबसे होशियार हो जाओगे या मैं सबसे बड़ा टीचर हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी जो टेक्निक है, जितना भी मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत, वो आपके पास अगर पहुँच जाएगा तो कंपटीशन में आपको पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं बचेगा। बाकी अगले और जो सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा उनमें भी इतना ही अच्छा मैं अपने हिसाब से करता हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वैसे पढ़ाता हूँ। वैसे लोग मुझे सजेशन भी देते रहते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि, मैंने पूछा कि सर आप ऐसे डायग्राम ज़्यादा मत बनाया करो, आप लिख के समझाया करो। देखो वो दिक्कत क्या है हमारी, मैं पढ़ता था जब हाई स्कूल इंटर में, तो हमारे यहाँ गुरुजी लोगों का क्या होता है, जो स्कूल कॉलेज को होते हुए कापी लाए, पिछले 10 साल से उनके वही केमिस्ट्री के नोट्स हैं, वही हिस्ट्री के नोट्स हैं और वही लिखवा दिए, और बच्चा उनको ले जाके घर पे क्या रट्टाफिकेशन मारता है, दे दनादन, कुछ याद हुआ कुछ भूल गए, मतलब गाना भी है, तो फिर एग्जाम में जाके जो याद ज़्यादा कर पाया लिखे। मतलब हमारा जीवन अभी भी रट्टाफिकेशन पे ही लगा हुआ है कि अगर हम रट्टा नहीं मारेंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा, हमारे दिमाग का विकास ही नहीं हो पाता। हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, अब लॉजिकल वाला हमारा पार्ट ही नहीं हो पाता, भाई रट्टाफिकेशन वाला, याददाश्त वाला चलता है, उससे थोड़ा बहुत हम याद कर पाते हैं, उससे हमें थोड़ी बहुत सफलता मिलती है। उचित सफलता हमें नहीं मिल पाती, क्यों? क्योंकि हमने अपना ये सब टेक्निकल चीज़ें नहीं बदली। ये सब पढ़ने के तरीके और ये सब जो नई टेक्निक मैंने सीखी है दिल्ली में जाके, और उससे पहले मैं भी वही लिख दो, पहले मुझे कोई समझाता था तो मैं बहुत बोरिंग समझता था, मुझे लगता था नहीं समझा काहे रहे हो, लिख के दो ना, एक नोट्स किताब दो, सुन लेना अगले दिन, क्योंकि हमको अपने आप पे बहुत भरोसा था कि हम बहुत अच्छा याद कर लेते हैं। लेकिन कितना याद करोगे यार, कितना रट्टा मारोगे? जब तक टेक्निकल नहीं जाओगे, जब तक चीज़ों का इनोवेशन नहीं करोगे, क्रिएटिविटी नहीं करोगे, नहीं पहुँच पाओगे। इसीलिए नौकरी कठिन है, नौकरी लेना इतना आसान नहीं है, और ना ही नौकरी बरस रही है कि आ जाओ। लगातार नौकरियां कम हो रही हैं, आपको अपने आप में इम्प्रूव करना ही होगा, आपको उस स्टैंडर्ड तक पहुंचना ही होगा जहां नौकरी लेने के लिए क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ। एग्जामिनर तो पेपर कठिन करेगा, नहीं तो 10 लाख की भीड़ में 10 लोगों को कैसे छाटेगा? और आप उसी पद्धति पे बहुत सारे लोग, मतलब ये मत समझिए कि मैं आपसे ही कह रहा हूँ, जो भी देख रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग अभी पुरानी पद्धति पे ही कि रट्टा मारो ऐसे करके नहीं हो पाएगा भाई। ये सब टेक्निकल चीज़ें देखो, होगा जरूर होगा। तो 16/6 में EWS का 10% आरक्षण है किसके? लोक नियोजन के विषय में, लेकिन सरकारी नौकरियां निकलेंगी तो EWS को भी आरक्षण दिया जाएगा। और किस संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया? 103वें संविधान संशोधन के द्वारा ये आर्टिकल जोड़ा गया। तो संविधान संशोधन करके हम आर्टिकल जोड़ते रहते हैं। अब 2 छोटे और आर्टिकल रह गए, उनको भी देख लें, 17 और 18, इसी समता के भाग के। तो 17 में क्या है? 17 तो सिंपल है कि भाई छुआछूत से उन्मूलन, अस्पृश्यता से उन्मूलन, और इससे क्वेश्चन बहुत कठिन बनता भी नहीं है, लेकिन इसका जो छुपा क्वेश्चन है वो कभी बन सकता है, और जिसे देख के आप चौंक भी सकते हो। 17 इसमें क्या है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का उन्मूलन करेगा। मतलब सरकार जो राज्य है वो ये प्रयास करेगा कि देश में, समाज में छुआछूत ना रहे, और नहीं रहनी चाहिए, ये गलत बात है। मनुष्य में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये छुआछूत खत्म करने हैं। तो ये अधिकार, जैसे राज्य का कोई व्यक्ति है, अगर मान लो एक होता है राज्य, अब ये सारे अधिकार हमको राज्य के खिलाफ प्राप्त हैं। अगर राज्य का कोई व्यक्ति हमारे साथ छुआछूत करता है, जैसे मान लो मैं किसी ऑफिस में गया और मुझको कोई काम करवाना है, और ऑफिस वाले व्यक्ति को मेरी जाति पता लग गई, और वो बोलता है कि कोरोना नहीं है, उसके बाद अभी तो कोरोना में थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए, लेकिन वैसे सिंपल वे में बोलता है, नहीं 2-5 कदम दूर रहो, तुम मेरे को छुओगे नहीं, और कागज़ का जो मेरा प्रमाण पत्र है मुझे फेंक के देता है, तो ये क्या हो गया? छुआछूत हो गई, मेरे साथ मानहानि हो गई, मेरे लिए कोई खिलाफ बोल दे मेरी जाति के लिए, तो ये सब गलत बात है। तो राज्य के भी खिलाफ मुझे ये प्राप्त है। दूसरी बात है, कोई निजी व्यक्ति मतलब मेरे गांव का कोई व्यक्ति मेरी जाति की वजह से मेरा अपमान करे कि तुम यहाँ नहीं बैठोगे, वहाँ नहीं बैठोगे, या तुम्हारे छुआ में नहीं खाऊंगा, तुम्हारे साथ बैठ के खाना नहीं खाऊंगा, तो ये निजी व्यक्ति के भी खिलाफ है और राज्य के खिलाफ है। ये ऐसा अधिकार है जो निजी व्यक्ति भी शोषण करें, आपका निजी व्यक्ति भी अगर छुआछूत करता है तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाओगे, और राज्य करता है तो राज्य के भी खिलाफ। तो एक ऐसा अधिकार है जो राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ मिलता है। अगला है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या है?
अनुच्छेद 18 वन लाइनर के लिए याद करो तो उपाधियों का अंत, बस इतना ही हो गया। 18 वर्ष की उम्र में कौन सी उपाधि मिल जाएगी यार तुमको बताओ? हैं मिल जाती है कौन सी? बीए की, हाँ शिक्षा की उपाधि मिल सकती है। और सेना में अगर भर्ती हो जाओ 17.5 साल में तो कर्नल वर्नल बन सकते हो। हाँ तो यही मिल सकती हैं। तो ठीक है, आपने सही गैस किया। तो देख लो, राज्य दो क्षेत्रों में सम्मान को छोड़कर, जिनको आप उपाधि कहते हो वो सम्मान है, सम्मान को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में उपाधि, किसी अन्य क्षेत्र में उपाधि नहीं देगा। कौन? राज्य। दो क्षेत्रों में, तो दो क्षेत्र कौन कौन से वो हम देख लेंगे, जो अभी आपने बता भी दिए। छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में उपाधि नहीं देगा। ठीक है, उपाधि पहले ये समझ लो उपाधि क्या होती है। जैसे गांव में खूब उपाधि देते हो, ठीक है, किसी को उपाधि दे दी कि ये बाबूजी हैं, तो कुछ भी हो वो बाबूजी हैं। मेरे पास में एक गांव है उसमें 150 बाबूजी है, पता नहीं। तो ऐसी उपाधि देते रहते हैं। या बहुत से लोगों को फिलहाल गांव की याद आई होगी तुमको अपनी उपाधि जानकर। तुम्हें भी तो किसी न किसी ने उपाधि तो दे ही रखी होगी। दोस्त बहुत जल्दी उपाधि देते हैं कि क्या है। तो दो क्षेत्रों में, कौन कौन से क्षेत्र? एक तो है भाई सेना, दूसरा है भैया विद्या मतलब शिक्षा। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको उपाधि दी जा सकती है, डिग्री मिल सकती है, MA कर लिया, LLB कर ली, D.Litt कर लिया, ये सब मिलती रहती उपाधियाँ। सेना के क्षेत्र में आप जाओगे तो आपकी रैंक होगी, उसमें मिलेगा आपको, मेडल मिलते हैं, ये सब ज़बरदस्त तरीके से। तो इन दो क्षेत्रों में सेना और विद्या, और पहले मैं इसीलिए बता रहा था कि 18 साल की उम्र में कौन कौन सी उपाधि मिल सकती है, यही दो मिल सकती है। ठीक है, बाकी भारत रत्न अभी तक तो मिला नहीं किसी को, और वो उपाधि है भी नहीं। तो ये उपाधि। दूसरा, कुछ लोगों को ये डाउट है कि जो भारत रत्न है वो उपाधि है क्या? देखो, वो एक सम्मान है, उपाधि नहीं है। उपाधि वो होती है जिसे आप नाम के आगे लगाते हो। जैसे अंग्रेज पहले देते थे राय बहादुर, बताओ, ये उपाधि दे दे के तो हमारा बंटाधार किया है अंग्रेजों ने। तो उपाधि नहीं देगा। ठीक है, सेना के क्षेत्र में और विद्या के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है। तो ये एक ध्यान रखना। दूसरी बात, इसमें एक बात और ध्यान रखनी है। जैसे भारत का कोई नागरिक है और मान लो अमेरिका है, अमेरिका भारत के नागरिक से बहुत खुश हो गई, उसने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया। अब अमेरिका ये सोच रहा है कि भारत के नागरिक को एक उपाधि दे दे, सम्मान नहीं। ध्यान रखना, सम्मान मिलता है, सबको मिलता है। आपने करंट अफेयर्स में तैयार करते हो, उनको ये सम्मान मिला, उनको वो सम्मान मिला। सम्मान मिल सकता है लेकिन उपाधि नहीं। मान लो कोई विदेशी, मतलब हमारे देश का नागरिक, मतलब देश का नागरिक विदेशों से, मतलब किसी भी विदेशों से उपाधि नहीं ले सकता। ठीक है, लेकिन पर्यावरण का सम्मान उम्मान मिलता रहता, उपाधि नहीं ले सकता। ऐसा नहीं अमेरिका किसी को उपाधि दे दे दादा साहब, कि कल से तुम दादा साहब हो, चलो ठीक है दादा दादा बोलेंगे तुमको सब लोग, तो ठीक नहीं, ये बात सही नहीं है। मतलब कोई विदेशी, हमारे देश का कोई नागरिक विदेशों से उपाधि नहीं ले सकता। अच्छा, ये कंडीशन इसमें ये भी लिखी हुई है, जब आप पढ़ोगे आर्टिकल को तो ये है, जैसे कोई विदेश का व्यक्ति हमारे यहाँ काम करता है, हमारे यहाँ नौकरी करता है, आपको लगता होगा विदेश का व्यक्ति हमारे यहाँ नौकरी कैसे कर सकता है? करता है भाई, IAS, IFS और IPS। IFS बोले तो इंडियन फॉरेन सर्विस, और ये सब, ये अखिल भारतीय सेवाओं को छोड़ के बाकी नेपाल के और भूटान के व्यक्ति फॉर्म डालते हैं। तो देखिए, वो लोग भी नेपाल की प्रजा, आपका जब फार्म निकलता है तो उस पर लिखा होता है नेपाल की प्रजा, भूटान की प्रजा फार्म डाल सकती है। तो वो व्यक्ति अगर मान लो विदेशी है, व्यक्ति विदेशी है, गाना भी एक आ गया, देसी देसी देसी। तो ये जो विदेशी है, विदेशी व्यक्ति जो भारत सरकार या भारत में काम कर रहा है, भारत की नौकरी कर रहा है, भारत की
नौकरी कर रहा है, तो अगर ये व्यक्ति को कोई विदेशी दूसरा देश अगर इसको कोई उपाधि दे तो ये ले सकता है या नहीं ले सकता? हाँ, ये ले सकता है, क्योंकि ये हमारे देश का नहीं है, ले सकता है। लेकिन इसको किससे पूछना पड़ेगा? राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी कि राष्ट्रपति महोदय हम ये उपाधि ले लें या ना लें। राष्ट्रपति महोदय कह देंगे ठीक है भाई ले लो यार, क्या दिक्कत है, तो ले लेगा। लेकिन हमारे देश का कोई नागरिक उपाधि नहीं ले सकता। तो ये हमने आज समता का आर्टिकल पूरा कर लिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और भाई लाइक शेयर कमेंट करते रहा करो, तभी मुझे पता लगेगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ कैसा नहीं पढ़ाता हूँ। बाकी शेयर करो खूब वीडियो को। जब देखो शेयर करने से क्या होता है कि ज़्यादा लोग जोड़ेंगे सब्सक्राइबर, तो मैं लाइव आ सकता हूँ। लाइव पढ़ाने के लिए अभी क्या है कि मैं भी 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो बनाता हूँ तो अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है। लाइव आऊँगा तो 1-1.5 घंटा झमाझम की पढ़ाई होगी। तो ठीक है, अभी एग्ज़ाम भी आने वाले हैं जल्दी जल्दी। तो आज मैंने समता का आर्टिकल समाप्त कर लिया, आगे फिर ये जल्दी जल्दी समाप्त कर लेंगे। 15 और 16 बड़े थे, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। देखने के लिए धन्यवाद।